बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ मेहमान हैं फैसल जमील कश्मीरी, जो मेंबर हैं, कोर मेंबर हैं जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के। आज ये खसूसी तौर पर हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए। 29 सितंबर की कॉल के हवाले से हम बात करेंगे। इन्होंने आज से 3 माह पहले 29 सितंबर की कॉल दी थी और 38 नकाती एक चार्टर फॉर डिमांड हुकूमत को पेश किया था कि इस पर अमल दरामद किया जाए। अगर 3 माह के अंदर इस चार्टर ऑफ डिमांड पे अमल दरामद ना किया गया या इस पर तवज्जो ना दी गई तो 29 सितंबर को पूरे आज़ाद कश्मीर में गैर मुअय्यन मुद्दत तक लॉकडाउन होगा और हड़ताल की कॉल थी। इस पर हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। गुज़श्ता 2 रोज़ कबल एक मुज़ाकराती सेशन हुआ जिसमें वफाकी वज़रा भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए मुज़फ़्फ़राबाद में, और बातचीत हुई और डेड लॉक बरकरार हुआ। हुकूमत ने दावा ये किया, हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से दावा ये हुआ कि अशराफिया की मुराद और महाजरीन सीटों के खात्मे पर बाकी तमाम मुतालबात मान लिए गए थे और अवामी एक्शन कमेटी ने इन 2 जो है नुकात पे उन्होंने कोई ढील नहीं दी, कोई लचक नहीं इख्तियार की और हरदर्मी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल ना हो सके, कामयाब ना हो सके। मेरे साथ फैसल जमील कश्मीरी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा सर, ये फैसल राठौर साहब ने दावा किया एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी की ज़्यादा तवज्जो जो इन सारे मुज़ाकराती अमल में जो बड़े बिजनेसमैन हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, जो शादी हाल हैं, इनको सहूलियात देने के बारे में थी। उनको आम लोगों के मुतालबात के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं थी। तो ये क्या बात उन्होंने की? क्या कोई ऐसी बात थी और ऐसे कौन से मुतालबात आपके जिनसे कोई बड़े बिजनेसमैन को फ़ायदा होना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात असल में यह है कि आपके इल्म में है 4 फरवरी 2024 को एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ सर्विसेज का गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके अंदर 9 मुतालबात जो है वो तस्लीम किए गए बाकायदा तौर पर। और उसके बाद दूसरा जो मायदा हुआ वो 8 दिसंबर 2024 को हुआ। तो ये 2 चीज़ें थीं जो गवर्नमेंट की तरफ से मानी जा चुकी थी। अब इसमें जो 2 पहली चीज़ें हैं, यानी आटे की सब्सिडी की बात थी और बिजली के हवाले से जो बात थी, वो भी उसमें भी इशूज़ थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आटे की एलोकेशन और आटे की क्वालिटी का इशू था। जो यहाँ पर गंदम प्रोवाइड की गई और जिसकी बात कई बार वो आपके इम्तियाज़ असलम साहब थे, उन्होंने सें साहब में जाके छापा मारा था एक फ्लोर मिल पे और वहाँ से गंदा आटा, केमिकल मिला आटा, और वो बिल्कुल कीड़े उसमें आप देख रहे हैं, वो उसमें कीड़ा था लगा हुआ। वो यूक्रेन की गंदम यहाँ पे दी गई थी, वो लोगों ने खानी थी। वो तो मेरा ख्याल है 26 रुपए किलो भी नहीं थी। वो जो है मुर्गियाँ भी शायद नहीं खाती। तो इस किस्म का जो एटीट्यूड है ये बड़ा ही अफसोसनाक है। इस पे बात हमने की। और फिर जो रह गई बात बिजली की, तो जो तय हुए थे रेट 3, 5 और 6 जो डोमेस्टिक और 10 और 15 कमर्शियल, तो इसकी फिर आगे गवर्नमेंट ने कैटेगरीज बना ली। जो ये बात कर रहे हैं बेसिकली वो कैटेगरीज जो बनाई गई उस पर डिबेट है कि ये आपने जो कैटेगरी बनाई है, आपने हमसे जो बात की है ये वो बात नहीं है। अगर आपने इसमें इजाफा भी करना है तो आप 25 रुपये रखें, 35 रुपये का रखें और कैटेगरीज वाइज आगे चलें। तो ये वो बातें हैं जो कि ज़ाहिर है जो तय नहीं की गई, जिस पे सही तरीके से अमल नहीं किया गया, तो इस पे ज़ाहिर है अमल दरामद हमने करवाना था। इसके अलावा जो 8 चीज़ें थी, शहजाद राठौर साहब ये देखें ना कि हम शेड्यूल बैंक की बात कर रहे हैं। हम शेड्यूल बैंक की बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उसका सारा बेनिफिट जो है वो लोगों ने उठाना है। इस वक्त 500 अरब रुपया जो मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में आज़ाद कश्मीर के लोगों का पड़ा है, ज़ाहिर रेमिटेंसेस उस बैंक के अंदर जाएंगी जब वो शेड्यूल होगा, जब उसकी जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट किया जाएगा, जब उससे हम लोगों को लोन लेकर दे सकेंगे। अच्छा, इस पे मेरा एक सवाल है। शेड्यूल बैंक आपने कहा, अब एजे के बैंक में लोगों ने पैसा रखा हुआ, पैसे रख सकते हैं। अब आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपना पैसा उठा के यूबीएल या एचबीएल में रखा हुआ है, शेड्यूल बैंकों में रखा हुआ है। वो अगर पैसा उठा के रखें एजे के बैंक में, पैसे तो रख सकते हैं ना। तो ये भी शेड्यूल होने में यही है कि जो उसमें एक रिक्वायर्ड जो होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी नहीं कर रहा। 200 ब्रांचेज होनी चाहिए स्टेट बैंक के, जो कवानीन है कि 200। क्या आज़ाद कश्मीर का जो एजे के बैंक है इसकी 200 ब्रांचेज हो सकती हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर? राठौर साहब, बात यह है कि इस वक्त भी उसकी 90 तकरीबन ब्रांचेज मौजूद हैं। ब्रांचेज जो है वो भी हो सकती हैं। इस वक्त गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने उसके लिए जो शेयर है 51% वो भी पूरा किया हुआ है। जब सारी चीज़ें पूरी की हुई हैं तो फिर इसको शेड्यूल करने में अमर माने क्या क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनेगा तो वो स्टेट बैंक उसको बनाएगा, उसमें फिर सियासी मुदाखलत नहीं हो सकेगी। मसला ये है कि अगर तो आपने इसको रखना है सिर्फ नौकरियां प्रोवाइड करने के लिए, देखें ना, जब ये शेड्यूल्ड होगा, ये लाहौर कराची तक इसकी ब्रांचेस खुलेंगी, इसके अंदर लोग
को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोग इसके अंदर मुलाजमत ये भी होता कश्मीरी को जो माजरीन है उनको आप वहाँ पे नौकरियां दें। बिल्कुल, इससे आप जो है जब रेमिटेंसेज इसके अंदर आएंगी, कश्मीर में कोटे तलाश करते हैं उनको आप वहाँ पे दे देंगे उनके शहरों में। सर कश्मीर का लफ्ज़ जो है वो ऐसा लफ्ज़ है कि जो बैरून मुल्क कश्मीरी मौजूद हैं वो इसके अंदर रेमिटेंसेज भेजेंगे। आप इसी बैंक से पैसा उठाकर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट का फ़ायदा बैंक को भी होगा, लोगों को भी होगा। इसी बैंक से हम कर्जे ले सकते हैं। इस वक्त देखें जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो कोई भी लोनिंग नहीं कर रहा, वो कोई अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा, बावजूद इसके कि लोगों के डिपॉजिट्स उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये जब बैंक होगा तो ये लोगों के लिए लोनिंग का भी काम करेगा। इसमें हम इससे लोगों को जो है वो बेनिफिट हासिल होगा। हमारा तो कहना यह है कि जब ये शेड्यूल हो जाएगा, आप देखें राठौर साहब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन ये है कि 64% यूथ है इस वक्त और हज़ारों ग्रेजुएट्स हर साल प्रोड्यूस हो रहे हैं। आखिर उन्होंने कुछ तो करना है, तो उनके लिए जो है अगर गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तो फिर कौन सोचेगा, पॉलिसी मेकर्स नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। ये आज सोचने की ज़रूरत है और यही वो लोग हैं जो आप देख लें कि सड़कों पे और बाकी जो अपने मुतालबात पेश कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। अच्छा, ये तो इसका एक पहलू जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद जो बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर वो मोबाइल कंपनियों का है। वहाँ सेलुलर सर्विसेज सही काम नहीं कर रही हैं। 5 कॉल्स मिलाएंगे उसके बाद भी आपको बात समझ नहीं आती, उसके बाद इंटरनेट वहाँ डेटा पर नहीं चल रहा, वहाँ वाईफाई चलाएंगे वाईफाई सही नहीं चल रहा। तो उसके क्या रीज़न्स हैं आप देखें। 4 फरवरी को जब यहाँ पर हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे 2024 को, तो यहाँ पर एक बैनुल वज़ारती कमेटी जनाब वज़ीर आज़म ने बनाई हुई थी जो कि पाकिस्तान के वज़रा के साथ मीटिंग कर रही थी। उस मीटिंग के दौरान ये हुआ कि उस दौरान जो वज़ारत IT है पाकिस्तान की, उसके पास जो पैसा पार्क था वो पैसा उठाकर उन्होंने हवाले कर दिया हमारी हुकूमत के। वो 4G स्पेक्ट्रम का पैसा था, वो लाइसेंस और तजदीद का पैसा था और वो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड था। वो कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, हमारा तो सवाल ये है, जेन्युइन सवाल है कि वो पैसा जो यहाँ पर आया वो कहाँ इस्तेमाल हुआ। उसके अलावा जनरल मुशर्रफ साहब ने 2006 में जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट की थी। जब ज़लज़ला आया था उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को कहा था कि आप आज़ाद कश्मीर में सर्विस दें। आपको मैं बताता चलूँ कि 1996 का जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है जिसके तहत ये PTA मार्ज वजूद में आया है, वो जो है उसके तहत ये SCO जो है हमारा उसको एक्सक्लूसिव राइट्स हासिल हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के और गिलगित के। लेकिन मुशर्रफ साहब ने इसमें अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट करने के बाद एक यूनिवर्सल सर्विस फंड क्रिएट किया। वो फंड जो था वो इसीलिए बनाया गया, उसमें बाउंड किया गया थ्रू एक्ट यहाँ की टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को कि वो अपने मुनाफे का 1.5% जो है वो इसमें डिपॉजिट करेंगे। वो किस लिए? वो इसलिए कि जो डिप्राइव्ड एरियाज हैं, जो गिलगित के हैं, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के हैं, जहाँ पे ये कमर्शियल जो इदारे हैं वो वहाँ पे कमर्शियल ये जो कंपनियाँ जो हैं ये वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती। ये ज़ाहिर पैसे कमाने के लिए आए हैं, तो वहाँ पे PTA सिफारिश करेगा और USF अपने फंड से वो पैसा वहाँ पे लगाएगा, टॉवरिंग करेगा जो वहाँ की जरूरत होगी। तो ये SCCP में यहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो कौन से लोग हैं जिन्होंने हमारी हुकूमत को मना किया हुआ है कि उसको USF को वहाँ स्टैब्लिश ना करें, उसको CO वहाँ मुकर्रर ना करें। जो पैसा अरबों रुपया जहाँ पड़ा हुआ है वो वहाँ ट्रांसफर हो। और जो लोगों के इशूज़ हैं इंटरनेट के हवाले से, आप देखें राठौर साहब, लोग जो इस वक्त दुनिया के अंदर ऑनलाइन कितने कारोबार कर रहे हैं, हमारी यूथ कितनी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी फैली हुई है, तो वो कॉल सेंटर वहाँ पे नहीं खोल सकते, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे नौजवान रहते हैं हमारे। तो जो नौजवान हजारों ग्रेजुएट्स हर साल पैदा हो रहे हैं, आखिर वो कहाँ जाएंगे? वो सड़कों पे नहीं होंगे तो वो कहाँ होंगे? सरदार तनवीर लियाज साहब IT पार्क खोलना चाह रहे थे। तो इस तरह की अगर इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो आज़ाद कश्मीर में तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा रोजगार के मौके खुलेंगे। बिल्कुल, और उसके लिए इंटरनेट बुनियादी। और आज सुना है ये 29 सितंबर की कॉल के हवाले से इंटरनेट भी बंद करने जा रहे हैं। तो इस अवामी एक्शन कमेटी की इस हवाले से क्या तैयारी है अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है 2 दिन के लिए? तो अच्छा, वो बंद कर दिया जाता है तो हमारी उसमें क्या तैयारी करनी है? हमने कुछ स्पेशल सैटेलाइट से आ रहा तो ऊपर भेजा नहीं हुआ। साहब देखें, ये जो मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ वो मेरी गुफ्तगू सुने, सारे लोग सुने। मैं जो बात कर रहा हूँ अगर वो नाजायज़ बात है, आप मुझे यहाँ पे टोकें कि यार आप नाजायज़ बात कर रहे हैं। जब हम मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, हम ये पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं जनाब ये चीज़ें क्यों नहीं हो सकती, इसमें क्या अमर माने है, किसने आपको रोका हुआ है? और हम जब बात करते हैं हमारे लिए अजीब व गरीब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस है। हम इस धरती के रहने वाले लोग हैं, हम इस धरती के साथ मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसमें क्या मसला है? 2005 का जब ज़लज़ला आया है, पूरे पाकिस्तान ने जिस तरह लोगों की इमदाद की है, हम तुम्हारी नस्लें उनकी शुक्रगुजार हैं। हमने जब कब इस तरह की बात की? लेकिन कुछ अनासर मौजूद है, ज़हर आलूद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ये तो है। चलें, अब जब राठौर साहब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात कम से कम सुनी जाए। मेरी बात तो सुने ना, किसी की नहीं सुननी तो मेरी तो सुने ना। मैं जो जेन्युइन बात कर रहा हूँ उस पर कम अज़ कम गौर फिक्र करें, उसमें पॉलिसी मेकर्स सोचें कि यार ये जो बात है ये जेन्युइन बात है या ये वैसे हवाई बातें कर रहे हैं। अब देखें ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये अच्छा हमारा वहाँ पे क्या इशू चल रहा है इस वक्त।
नीलम जल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, 6 साल से हम वहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं मुजफ्फराबाद के अंदर। उस प्रोजेक्ट का कोई मुआहदा नहीं है, आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ उसका मुआहदा होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हमारे स्टेक्स डेवलप होने चाहिए। प्रोजेक्ट का कौन मुखालिफ है? हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट लगा रहे हैं भाई, आप आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के साथ उसका मुआहदा करें। इस प्रोजेक्ट का जो NOC दिया गया, चूंकि हम कोर्ट में चले गए 2019 में, हम अदालत में चले गए, हमने रुजू किया, अदालत ने फैसला भी दिया। अदालत ने फैसला दे दिया 15 नवंबर 2019 को, हमारे हक में फैसला दे दिया। उन्होंने कहा 4 माह के अंदर अंदर इसका मुआहदा किया जाए और 1 साल के अंदर जो NOC लिया गया है उसके अंदर जितनी भी नुकात हैं उन नुकात जो है उस पर 1 साल के अंदर अमल किया जाए। आज 2025 है, अब इसके बाद हम दुआई कहाँ दें? आप मुझे बताएं, किसके पास हम जाएं? हम यही कर सकते हैं, हमारे बस में जो है हम कोई बात कर सकते हैं, या तो अल्लाह ताला है या फिर अवाम के पास आप जाएं। तो अदालत ही होती है। राठौर साहब, अदालत वो फोरम होता है जहाँ पे 2 लोगों का तनाज़ा चला जाता है और वो उसका फैसला करते हैं। अगर गवर्नमेंट का हमारे साथ तनाज़ा है, हम समझ रहे हैं गवर्नमेंट ने सही काम नहीं किया, हम अदालत में जाएंगे, अदालत फैसला देगी। अब फैसला देने के बाद जब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई, वो अब कानून का दर्जा रखता है। अब हम बात कानून की कर रहे हैं, जब हम बात कानून की कर रहे हैं तो हमारी बात कौन सुनेगा? आप मुझे बताएं, कोई फोरम ऐसा है, आप मुझे दिखाएं। तो ये वो इशूज़ हैं, बाज़ इशूज़ हैं। मैं जो मुज़ाकरात की कमेटी है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। वो तशरीफ़ लाए, वो हमारे मेहमान थे, वो आए बात सुनने के लिए हमारी आए, हमने उनसे बात की। वो जो जहन लेके आए थे, शायद कोई ब्रीफिंग में इशू था या जो भी मामला था, हमारे पास जो इशूज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप मराद की बात करेंगे, ठीक है, हमसे पूछेंगे लोग जी कौन सी मराद। हम ये गुजारिश कर रहे हैं 13 मई 2024 को आपने एक नोटिफिकेशन जारी किया जुडिशल कमीशन का, कोई उसके SOPs हैं, कोई उसके मेंबर्स हैं, कोई आप हमें 1.5 साल हो गया है, हमें दिखाएं तो सही। हम आपके सामने पेश करें कि हमारी मुराद अशराफिया से क्या मुराद है, हम किन चीज़ों को मुराद कह रहे हैं, हम वो आपके सामने पेश करें। अगर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें कि आपके नज़दीक अशराफिया कौन है और मुराद क्या चीज़ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2018 में हाई कोर्ट में लोग चले गए, केस कर दिया, चीफ सेक्रेटरी साहब ले रहे हैं मुराद। जब वो चले जाते हैं यहाँ से, हमें कुक दे देते हैं, हम उनके साथ एक ड्राइवर वाले करते हैं, हम गाड़ी भी दे देते हैं, हम उनका बिजली गैस पेट्रोल वगैरह सारा हमारा ज़िम्मे लग जाता है। ये अदालतुल आलिया ने इसके खिलाफ अगेंस्ट फैसला दे दिया कि बरात उनकी ख़त्म होगी। 2020 का भी आज़ाद सलीम बाबर साहब का फैसला मौजूद है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पैरिटी का जो रूल आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग बार बार पंजाब की मिसाल दे रहे होते हैं, कभी KP की मिसाल दे रहे होते हैं, इसके बारे में कोई कानून नहीं है, लिहाजा ये असूल यहाँ पे लागू नहीं हो सकता, क्योंकि आज़ाद कश्मीर जो है हाई कोर्ट का फैसला है। जी, हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर, उसमें लिखा हुआ है फैसले में, आज़ाद कश्मीर की आबादी देखें, पाकिस्तान की आबादी देखें। अब आज़ाद कश्मीर का रकबा देखें, पाकिस्तान का रकबा देखें, आज़ाद कश्मीर का बजट देखें, पाकिस्तान का बजट देखें। तो इसमें कोई पैरिटी, कोई रूल इस तरह का लग नहीं सकता। आप वसाइल के मुताबिक ये काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फारूक हैदर साहब का दौरे हुकूमत था, जब वो मुराद खत्म होगी, इन्होंने सुपीरियर एग्जीक्यूटिव अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ सेक्रेटरी साहब को 4 लाख रुपए माना मिलना शुरू हो गया, 3,75,000 रुपये IG साहब को मिलना शुरू हो गया। जनाब बात यह है, 1600 CC के एक और केस है 2023 का, जिसमें यह फैसला दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ये है कि 1600 CC की गाड़ी वजीर इस्तेमाल करेगा, 1300 CC की गाड़ी अफसर इस्तेमाल करेगा। ये उस फैसले के अंदर मौजूद है और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी उसमें बयान की गई है। अब बात आप मुझे काइंडली बताएं, ये इस्लामाबाद सारा भरा होता है AJ के नंबर प्लेट के साथ, आप कई बार सोशल मीडिया पे फोटो आते हैं गाड़ियां, तो आप मुझे बताइए, खुदा के लिए आप मुझे बताइए 1300 CC 1600 CC कहाँ आप देखते हैं? तो जब हम बात कर रहे होते हैं, हमने गुजारिश ये की है कि वो जो कमीशन आप बनाएं उसके अंदर जो SOPs तय हों, उसमें जो मेंबर्स हों, आप हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे अशराफिया किसको कहते हैं, हम आपके सामने रखेंगे ना, आप उसको डिनाई करें, हम फैसले रखेंगे। हम अदालत के फैसलों की बात कर रहा हूं, मैं और किसकी बात कर रहा हूं? अच्छा फैसल साहब, आपके 38 निकात में एक नुक्ता है यकसा तालीम का, फ्री और यकसा तालीम। अब हुकूमत आज़ाद कश्मीर है, वो सरकारी स्कूलों में ही फ्री तालीम दे सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में तो नहीं दे सकती ना। तो वहाँ पे तकरीबन फ्री है, 50 रुपये अगर चंदा एक स्टूडेंट से लिया जा रहा है माहाना, तो तकरीबन फ्री है। जब 10-10 हज़ार या 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार फीसें प्राइवेट स्कूलों में हैं, तो इससे ज़्यादा फ्री तालीम मतलब आप क्या चाहते हैं? या आप ये चाहते हैं कि हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री हो तालीम, या सरकारी स्कूलों में कोई बेहतरीन लाना चाहते हैं आप? अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मौजू है और इस पे बड़ी खासी लंबी चौड़ी डिस्कशंस हो सकती हैं, क्योंकि जो तालीमी हमारा निज़ाम है वो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का है। यानी एक प्राइवेट स्कूलिंग की तरफ अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग ही सिस्टम आपको नजर आएगा और मुख्तलिफ किस्म का, मुख्तलिफ टियर्स 1,000 से फीस शुरू होती है, 500 से शुरू होती है और 10,000 15,000 तक एक बच्चे की फीस मुख्तलिफ स्कूलों में मुख्तलिफ फीसें और मुख्तलिफ सिलेबस आप देखेंगे, सिलेबस मुख्तलिफ। और इसी तरीके से आप गवर्नमेंट स्कूल्स में चले जाएँ, वहाँ आप कुछ और तरतीब देखेंगे। आपका एक बहुत बड़ा तबका हमारे माशरे का जो है वो मदारस में,
आप उधर चले जाएं, वो और किस्म की एजुकेशन दे रहे हैं। ये इतना वास्ट मौजू है जिसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए बहुत ज्यादा लिखा हुआ है फिर फ्री, और सिर्फ यही लिखा हुआ है आपके उस नुक्ते में, फ्री और यकसा तालीम। इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें, एलोबरेट कर दें हमारे नाज़रीन के लिए। यकसा तालीम तो यही है कि आप जो एक ही सिलेबस पढ़ाया जाए, पूरे सिलेबस पढ़ाया जाए, और हमारे डीईओ जो हैं वो बड़ी मेहरबानी करें, वो जाएं प्राइवेट स्कूल्स का मुआयना भी करें और सरकारी स्कूल्स का भी मुआयना करें, अपनी कुर्सी को छोड़ें और देखें कि कौन कौन सा निसाब पढ़ा रहा है। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं 2 साल एक जगह पढ़ा, एक स्कूल में। खुदा शाहिद है इस बात का कि मुझे पूछने के लिए कोई नहीं आया कि तुम यहाँ पढ़ा क्या रहे हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारे पास जो असातिज़ा हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनको आप सैलरी स्ट्रक्चर साल के बाद अपने रिजल्ट क्या दिया, यानी कोई देखें मैग में जब काम कर रहे हो तो फिर हमें क्या ज़रूरत है इस किस्म की डिमांड्स करने की कि आप यकसा निज़ाम जो निसाब तालीम है उसको नाफिज करें, ताकि अभी इस वक्त आप प्राइमरी एजुकेशन जो गवर्नमेंट की है वो दे रहे हैं और आप जो प्राइमरी एजुकेशन एक प्राइवेट स्कूल दे रहा है, उस दोनों में फ़र्क आप देख लें। कोई भी टीचर, कोई भी ब्यूरोक्रेट या जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, इनमें से कोई बंदा पसंद नहीं करता कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में जाए, वो सब उसको प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाते हैं, क्योंकि एक एलीट क्लास जो है वो डेवलप हो रही है। आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो एक मिडिल क्लास सोसाइटी है, राठौर साहब आप और मैं एक मिडिल क्लास सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक जाली एलीट क्लास यहाँ पे क्रिएट कर दी गई है। और आप देखेंगे बीकन हाउस और मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर बड़े बड़े जनाब लोगों के बच्चे जा रहे हैं, और जो जिनकी बड़ी भारी फीसें हैं, और गरीब का आदमी बच्चा जो जहाँ पे जा रहा है वो कम्पीट ही नहीं कर सकता, उसको वो सारी ज़िंदगी लगा रहेगा, वो उसके मुकाबले में नहीं कम्पीट कर सकेगा, ना वो मुख्तदर ईवानों में जा सकेगा, ना किसी बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा जिसको ये एक मिसाल के तौर पर पेश करेंगे। उठा लेते हैं अपने स्कूल में, मुफ्त पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होता है ना, उसको ले लेते हैं, उसको अपने स्कूल में उसको सिर्फ नजर लगने के लिए नजर बटू के तौर पर रखा होता है कि भाई ये देखो ये फलां चपरासी का बेटा था, आज देखो ये कमिश्नर लग गया। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, फैसल राठौर साहब ने जब मराहत की बात की इस इंटरव्यू में, कहा जी कि हमने जब बैठे अवामी एक्शन कमेटी के साथ तो हमने उन्हें बताया कि हमारी जो मराहत हैं वो पूरे पाकिस्तान में दीगर सूबों की निस्बत बहुत कम है और बड़े गरीबी हालात हैं हमारे जो मिनिस्टर वो ले रहे हैं। एक तरफ एक मेंबर असम्बली में फैसल राठौर साहब की बात करता हूँ, वो साबका मेंबर भी और मौजूदा जितने भी साबका मेंबर हैं वो पेंशन भी ले रहे हैं, पुरानी रुकनीत की और नई रुकनीत की तनख्वाह भी ले रहे हैं। क्या दुनिया के किसी कानून में, किसी ज़ाब्ते में ऐसा होता है कि एक ही सर्विस की बंदा तनख्वाह भी ले रहा हो और पेंशन भी ले रहा हो? ये क्या, और फिर ऊपर से गरीबी की दास्तानें। और उन्होंने अब राठौर साहब आपने सवाल करके खुद इसका जवाब दे दिया। देखिए ये पेंशन जो है, ये मैं इसकी क्या तशरीह करूं, इन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर को एक मुल्क का दर्जा दिया हुआ है। ये मुल्क नहीं है, किसने कहा ये मुल्क है? ये एक टेरिटरी है, मुतनाज़ा इलाका है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है और ये जस्ट टेरिटरी है। इसका इंतज़ाम करने के लिए आज़ाद कश्मीर के अंदर जो काबीना है इसको ये अलाउ किया गया है कि आपने नीलम से लेकर बेम्बर तक के लोगों का जो गवर्नेंस है वो इंश्योर करनी है, यहाँ के लोगों की जो सहूलियात हैं रोज़मर्रा की वो प्रोवाइड करनी है, इलाके की हिफाजत करनी है सरहदों की, ना अपने खारजा अमूर इसके तय करने हैं, ना अपने करेंसीज की तय करनी है। यही इनके पास, यही TOR। तो इन्होंने क्या किया है, आप ये देखें कि इन्होंने फारूक हैदर साहब के काबीना में 26 लोग थे, वजीर थे, उन्होंने क्या किया, जाते जाते आईनी तरमीम कर गए, 13वीं तरमीम, और उन्होंने 16 पे इनको रोक दिया। लेकिन जब ये 2 वज़ीर आज़म गुजरे वो तो अपना टेन्योर ना गुजार सके, जब तीसरे वज़ीर आज़म साहब आए इन्होंने मुत्तफ़िका तौर पे उसको तरमीम कर दी, वही फारूक हैदर साहब उन्होंने जाके वोट दिया। और इस वक्त 32 वज़ीर हैं, 4 मुशीर हैं, 1 वज़ीर आज़म साहब हैं, 1 स्पीकर साहब हैं, 1 डिप्टी स्पीकर साहब हैं, और सदर साहब को भी डाल लें तो ये 40 बंदे हो जाते हैं। अब आप मुझे बताएं 53 बंदों में से 40 लोग तो इस वक्त बाकायदा तौर पे सदर को निकाल, सदर के मशीर भी आप लगाएं साहब, तो वो भी तो झंडी लगाते। तो ये कौन सा मुल्क, ये तो ये यानी ये मैं क्या कहूँ मैं। अच्छा, एक आप के ऊपर एतराज़ होता है अवामी एक्शन कमेटी के, आप इनको डंगर कहकर पुकारते हैं, इसी वजह से सियासी जमातों को ये भी शिकवा है कि आप सियासी जमातों के साथ बर्ताव अच्छा, उनको आपने एंगेज नहीं किया इस मुज़ाकराती अमल में या इस एहतजाज के हवाले से। इसकी क्या वजह क्या हो सकती है कि क्यों आपने सियासी जमातों को, इस साहब ने भी सियासी जमातों को बाहर निकाला और अवामी एक्शन कमेटी ने भी, आप एक दूसरे के हमने, अगर सियासी जमातें होती तो ये मामला बेहतर तौर पर हैंडल नहीं हो सकते थे? नहीं, बात यह है कि अब हम लोगों के मुंह पे टेप लगा नहीं सकते। मैंने तो आज तक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, और मुझे यकीन है कि जितने सियासी हमारे ज़ुमा हैं जिन्होंने हमें राह का एजेंट कहा है, वो मैं समझता हूँ इससे बड़ी गाली है वो। आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि जो कातिल है कश्मीरियों का, 2.5 लाख उन्होंने जम्मू के लोग कत्ल किए, जेनोसाइड उन्होंने किया है। और मैं तो ये सवाल करता हूँ
ये जो महाजरीन के नुमाइंदे हैं जम्मू से, मैं उनसे पूछता हूँ इन्होंने आज तक डेटा कलेक्ट किया है जम्मू में जो जेनोसाइड हुआ है? आज तक इन्होंने कोई उसका डेटा कलेक्ट किया? आज भी खानदान मौजूद है, उनसे कोई इंटरव्यूज इन्होंने किए कि उनके साथ क्या बीती है वहां पर, जिनकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। आप मुझे बताएं 2.5 लाख 3 लाख आदमी वहां जेनोसाइड हुआ है, और ये भारत जिसने लाख आदमी अभी शहीद किया है उसके अंदर वैली के अंदर, इसका एजेंट हमें कहना ये हमारे लिए गाली, ये तो हमारे लिए मौत है, और ये हमें रोज कह रहे होते हैं। और क्या हुआ ये साइफर की जो दास्तान थी, आपका क्या नैरेटिव है अवामी एक्शन कमेटी का इस साइफर की कहानी के ऊपर? क्योंकि वो तो झूठी साबित हो गई। वो हमने जब देखा साइफर, जब उसके ऊपर तारीख गलत लिखी हुई, जब डे और डेट मैच ही नहीं कर रहे, लगता है कि ये जाली तौर पर बनाया गया था। ये तो एक अवामी बयानिया था। अवामी एक्शन कमेटी का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? हमने क्या मौक़िफ़ देना है जी? 15 साल का एक बच्चा है मेरे मोहल्ले में, उसने मेरे सामने AI पे वो अपलोड किया और उसने उसकी सारी डिटेल बता दी। ये तो आप वो वाले ज़माने तो नहीं रहे ना, पुराने ज़माने जब आप किसी के बारे में इल्ज़ाम लगाएंगे जी फलां ये करता था वो करता था। लोग अब बच्चे बड़े तेज़ हो गए हैं, मुझसे तेज़ हैं। मुझे उसने कहा अंकल ये देखें, ये मैंने ये चीज़, और मुझे उसने मैसेज भी कर दिया, ये आप खुद भी चेक कर लें। तो ये अब वो ज़माने नहीं रहे जब आप इतना। तो सबको इस बात का पता नहीं था यार राजा फारूक हैदर साहब को कि ये पकड़ा जाएगा, ये जाली? सर इस पे किसी ने मदद की है हमारे से? इस पे किसी ने हमसे मदद की? वज़रा जब बैठे तो उन्होंने कहा नहीं आपसे कि हम इसकी माजरत? उन्होंने माजरत की? पहली बात ही उनसे यही हुई है कि जनाब आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं ये बराए मेहरबानी बता दें हम लोग कौन हैं। उन्होंने कहा नहीं यार आप हमारे भाई हैं, कैसी बात है? माजरत तो हो गई ना इसकी। तो बात नहीं, जिन्होंने इल्जाम लगाया उनसे मैं डंगर कहते हैं आप, उसकी माजरत नहीं होनी चाहिए जी? जो डंगर कहा जाता है ये माजरत करें ना हमसे जी। मैंने कभी नहीं अस्तगफिरुल्लाह ऐसी कोई बात आज तक किसी के बारे में नहीं की, काबिल इज़्ज़त लोग हैं मेरे लिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मदद करें ना हमसे, जो हम इल्ज़ाम रोज सुबह दोपहर शाम लगा रहे हैं कि ये राग एजेंट। मैं तो कहता हूँ ये तो माँ की गाली से बड़ी गाली है हमारे लिए। लेकिन एक बात ये भी है फैसल जमील कश्मीरी साहब कि आपका जो जब से आपकी तहरीक शुरू हुई है, इसको भारत ने मीडिया में बहुत उछाला, हमने भी, मीडिया ने भी इसको कहा कि पाकिस्तान के मीडिया का भी फ़र्ज़ बनता है कि जब डोडा में एहतजाज हुआ तो वो भी उसको उछाले, वो भी इसको हाईलाइट करे। तो इसको किसी ने रोका तो नहीं है ना? तो अवामी एक्शन कमेटी के नैरेटिव का फ़ायदा भारत को हुआ, इसमें कोई आप समझते हैं कि गलत बात है? इसमें यह है कि जब आप यहाँ की बत्ती बुझा देंगे, मुझे बात नहीं कर देंगे किसी के साथ, मैं जाऊँ ना, मैं बात तो करूँ ना, लोगों को मैं बताऊँ हमारे साथ मसला क्या है, ठीक है? और ये जिस तरह मैंने आपसे बात की, जाहिर मैं किसी भी चैनल पर इस तरह बात करूँगा तो उसका नैरेटिव खुद ब खुद हवा में उड़ जाएगा। वो तो गुब्बारा जो है यहाँ से वहाँ जा रहा होता है, या कबूतर यहाँ से वहाँ जा रहा होता है, उस पर भी बड़ी स्टोरियाँ बनाते हैं। उनको तो नॉनसेंस किस्म का जो मीडिया है वो आपने देखा, उसको ऑब्जर्व भी किया। ये पीछे जो जंग हुई है इसमें आपने उसका मीडिया देखा, पूरी दुनिया ने उसकी जो है वो उस पर कितनी शदीद तनकीद की और मजाक उसका उड़ाया, और पूरे भारत को जो है वो सुबकी का सामना करना पड़ा है उनके उस लायानी मीडिया की वजह से। अवामी एक्शन कमेटी का पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं है। एहतजाज उन लोगों के खिलाफ है जो जिम्मेदार हैं आज़ाद कश्मीर के अवाम को हकूक़ देने के, और वो हकूक़ जो आइनी हकूक़ हैं या वो हकूक़ जो उन्होंने माने हुए हैं हमने देने, वो नहीं दे रहे। आपके एहतजाज का मकसद सिर्फ आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ है कि वो आपके मुतालबे माने और आइन के तहत जो उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है वो पूरी करे, इसके अलावा नहीं है। मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, खिलाफ नहीं है, ये हमारे हकूक़ के लिए है, हमारे हक में है। हम अपने हक की बात कर रहे हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं, इनसे कह रहे हैं कि इन चीज़ों को ठीक करें। ये आपके मफाद में भी है, ये हमारे मफाद में भी है, ये हमारी आने वाली जनरेशन के मफाद में। हमने रहना जीना मरना यहीं पर है। तो बराए मेहरबानी, अब मेरी उम्र जो है वो अब 50 हो गई है, उसके बाद हमारे पास कितनी इनिंग्स रह गई है, लेकिन मेरा जो बच्चा है, जो मेरा हमसाया है, दूसरा बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, ये उनका मुल्क है, इसको अच्छे तरीके से गवर्न करें, मेहरबानी करें, इसके साथ ये ड्रामे न करें। 2011 से लेकर अभी तक कोई अपोजिशन आपको नज़र नहीं आ रही, सारे के सारे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और नजरियाती तौर पे एक बंदा जी भुट्टो के नाम पे वोट ले रहा है, एक नवाज शरीफ साहब के नाम पे वोट ले रहा है, एक इमरान खान के नाम पे वोट ले रहा है, और अंदर जाते हैं और सारे मिक्स अचार बना के हाथ मिला के सारे वजीर बन जाते हैं। ओ भाईजान, आप या तो लोगों को उल्लू बनाना छोड़ दें, नजरियाती ये जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, आप मुझे बताएं ना, मेंबर असम्बली बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ नून लीग जो है वो नोटिस जारी कर रही है, उनको शोकाज नोटिस, वो जवाब दे रहे हैं, वो अपने कारकुनों को नोटिस जारी कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ आप देखें, नून लीग के लोग मौजूद हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग मौजूद हैं, जमात इस्लामी के लोग मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुन मौजूद हैं हमारे साथ, वो हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं, उनको रोज नोटिस देते हैं, वो सुनता ही कोई नहीं है। क्यों?
क्योंकि असम्बली में आपने जो मिक्स अचार बना दी है। अच्छा, ये मुज़ाकरात जो नाकाम हुए, इस पे हुकूमत का अपना एक नैरेटिव है। फैसल राठौर साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने सारी जिम्मेदारी अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों के ऊपर डाली, जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, कि जी वो हटदर्मी इख्तियार की उन्होंने। आपका क्या नैरेटिव है कि क्या वजह क्या हुई, क्यों ये मुज़ाकरात नहीं हो सके, कामयाब नहीं हो सके? राठौर साहब, मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात जो है वो एक प्रोसेस है जो कि चलता रहना चाहिए, और उसे नाकाम करार मैं इसलिए गुजारिश करता हूँ कि इसको, मैं अभी तक मैंने नहीं कहा कि ये नाकाम हुए, कल भी दिन हमारे पास मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुज़ाकरात जो है उसको रिज्यूम किया जाना चाहिए, और जो हमारी बात है उसको सुनना चाहिए। डेडलॉक इश्यूज़, डेडलॉक पैदा हो जाता है मुज़ाकरात के अंदर, उसका मतलब ये है कि हम अपने हाउस में चले जाएंगे, बाकी लोग भी बात कर लें, हम अपना हाउस जो है उससे रिक्वेस्ट करेंगे, उससे बात करेंगे, जो चीज़ें सेटल हो जाएंगी वो हम बयान कर देंगे, ठीक है जी इस पर ये मामलात हो गए। तो दूसरा जो सेशन इसका था वो होना ज़रूरी था। अगर दूसरा सेशन इसका हो जाता तो ये आज जो सूरत हाल है ये पैदा ना होती। इस वक्त कोई इम्कान है कि मुज़ाकरात होंगे, रिज्यूम होंगे, या कोई नई लहर चलेगी मुज़ाकरात की? कोई ऐसी बात चल रही है? कोई अवामी एक्शन कमेटी को पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जानिब से कोई पेशकश हुई है मिलकर बैठने की? नहीं, मेरी इतलात में तो ऐसी कोई पेशकश नहीं हुई है, बल्कि ये कोई किसी ने बात भी किसी तरफ से नहीं की। लेकिन आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो समझदार लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, माशाल्लाह बड़े अच्छे और समझदार लोग मौजूद हैं, कि वो इस चीज़ को, इस गिरावट को महसूस करें। कल का दिन हमारे पास मौजूद है, इन चीज़ों को जो है वो टेबल पर लाएँ, और ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगी। ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है कि जो हल ना हो सके। तो आप यानी कि क्या आपने पेशकश कर दी है मुज़ाकरात की हुकूमत को, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी ऐसी किसी किस्म की पेशकश नहीं हुई है? नहीं, उधर से तो कोई नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम में खुल के बात कर ली है, और पहले भी जो है वो बाकी लोग भी ये बात कह चुके हैं कि मुज़ाकरात जो है वो तो एक चलने वाला प्रोसेस होता है, वो तो बंद तो नहीं होता। अच्छा, अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की तरफ से प्लान ABCD की भी बात हो रही है। ए प्लान तो यही नज़र आता है कि आप हड़ताल करेंगे, लॉकडाउन करेंगे, पहिया जाम भी करेंगे, और ये गैर मुआयना मुद्दत तक होगा। BCD से क्या अपराध है? वो अब देखें सूरत हाल क्या बनती है। अभी तो बुलाया नहीं है आपने? अभी फिलहाल यही है कि लोग अपना जो प्रोटेस्ट है पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करवाएंगे, शटर डाउन। माजी में भी आपके जितने एहतजाज हुए पुरअमन हुए, कभी कोई गमला भी नहीं हमने टूटते हुए देखा। सर, वो होना ही पुरअमन चाहिए। अमन ही वो ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ आप अपनी बात मनवा सकते हैं। शटर डाउन करके लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। मैं अपना मोटरसाइकिल बाहर नहीं निकालूंगा जो मेरे पास इकलौता मेरे वालिद साहब के ज़माने का है, और कोई अपनी गाड़ी नहीं निकालेगा लोगों में से, और लोग अपने जो राय का इजहार करेंगे, और राय का महज़ब तरीके से इजहार ऐसे ही होता है। और क्या SOPs क्या हैं? एम्बुलेंस, जो ग्रोसरी की शॉप है, मेडिकल स्टोर है, दूध दही की दुकानें? नहीं, इमरजेंसी की वो तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को रोक नहीं सकते, वो बिल्कुल इमरजेंसी। तो कहीं कोई एंट्री पॉइंट्स की तरफ कोई मार्च, एंट्री पॉइंट्स बंद करना माजी की तरह, कोई इस तरह की कोई प्लान BCD तो नहीं है? अभी तो फिलहाल जो है वो लॉकडाउन। सोचा नहीं आपने? जी, अभी लॉकडाउन। बहुत शुक्रिया जनाब फैसल जमील कश्मीर साहब। नाजरीन, ये थे फैसल जमील कश्मीरी, कोर कमेटी के मेंबर हैं अवामी एक्शन कमेटी की। इन्होंने बताया है कि जो मुज़ाकरात नाकाम हुए वो अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों की वजह से नहीं हुए, बल्कि हुकूमती जो वज़रात है उनकी हटधर्मी की वजह से नाकाम हुए, और वो आज भी तैयार हैं हुकूमत के साथ, हुकूमती नुमाइंदों के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ बात करने के लिए। और इन्होंने रिक्वेस्ट भी की है हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को भी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को, कि आएँ अब बात करें, हम इस बात को बातचीत के साथ ही हल करना चाहते हैं। हम इंतशार की तरफ, हम अफरा तफरी की तरफ, हम पुरतशद्दद मुजाहरों की तरफ नहीं जाना चाहते। तो मेरी भी इस प्लेटफार्म से, जम्मू कश्मीर डिजिटल से, ये तमाम अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए मामलात की हसासियत को समझें। इस वक्त आज़ाद कश्मीर जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इसका मुकम्मल नहीं हो सकता। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।